Hello everyone and welcome back to Minds Mind Tutorial. So our today's topic is digestion in invertebrates और इससे पहले हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में जो डिटेल्स थी उसके डाइजेशन की वो देखी थी और अभी हम जो इन्वर्टिब्रेट्स में डाइजेशन देखेंगे उसका एक ओवरव्यू लेते हुए ही इसको समझेंगे। बेसिक जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसमें ऐड रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे इस चीज़ को क्योंकि हम एनिमल फिजियोलॉजी रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री देख रहे हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन इन्वर्टिब्रेट्स में ये जो वर्ड होता है इन्वर्टिब्रेट्स, इसका मीनिंग जो होगा वो ये रहेगा कि वो एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो एब्सेंट होती है उन्हीं को हम इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रोटोजोआ आ जाते हैं। प्रोटोजोआ जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो जितने भी पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं जैसे कि ट्रिप्नोसोमा, मोनोसिस्टिस हो गया, इन सभी को, इन पैरासिटिक प्रोटोजोन्स को छोड़कर जितने भी प्रोटोजोन्स होंगे उनके अंदर जो फूड है उसका इंजेशन जो होता है वो फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है जो कि उनके एंडोप्लाज्मा में पाया जाता है। फिर जो फूड वैक्यूल्स रहते हैं वहां पर डाइजेशन होता है उस खाने का, यानी कि एक तरह से इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो रहा है क्योंकि फूड वैक्यूल सेल के अंदर है और जब डाइजेशन सेल के अंदर होगा तो उसको हम इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। उसी तरह से जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर जो चीज होती है उसमें ये होगा कि प्री डाइजेस्टेड फूड जो रहता है यानी कि जो फूड ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है उसको वो लोग अपने सेल के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि एक वो वाला तरह से हो रहा है डाइजेशन जिसमें सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है और एक डाइजेशन ऐसा हो रहा है जिसमें सेल के बाहर से ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड जो है या प्री डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है ऑर्गेनिज्म। और जब प्री डाइजेस्टेड फूड किसी सेल के अंदर आ रहा होगा तो वो जाहिर सी बात है कि किसी होस्ट के अंदर ही रह रहा होगा ऑर्गेनिज्म, क्योंकि होस्ट में ही ये होगा कि होस्ट कुछ खाना खाएगा वो उसको डाइजेस्ट करेगा और उस डाइजेस्टेड फूड को यहाँ पर वो जो ऑर्गेनिजम्स है यानी कि जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स है वो उसको खा लेंगे। तो इसके अंदर जो हीमोफ्लेजिलेट्स होते हैं वो आ जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से इस तरह से रिलाई करते हैं अपने होस्ट के ऊपर। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी आप इसी चीज को कह सकते हो, यानी कि डाइजेशन जो कि सेल के बाहर होता है उसी को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। तो जिसमें प्री डाइजेस्टेड फूड यानी कि बाहर डाइजेस्टेड फूड अंदर लिया जा रहा है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी कहलाता है, जो कि मोनोसिस्टिस के अंदर और मलेरियल पैरासाइट जो होते हैं उनमें पाया जाता है। तो आपको इसमें सिर्फ जो दो बातें याद रखनी है वो क्या है, एक होता है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इसमें डिफरेंस कितना याद रखना है हमें कि जो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है उसके अंदर सेल रहेगा, सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्म रहेगा उस एंडोप्लाज्म में फूड वैक्यूल रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फूड वैक्यूल, और इस फूड वैक्यूल के अंदर जो भी फूड हो गए, फॉर एग्जाम्पल ये फूड के पार्टिकल से ये फूड वैक्यूल में जाएंगे और फूड वैक्यूल के अंदर इनका डाइजेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होगी इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन के अंदर। उसी तरह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये सेल है और इस सेल के बाहर ये जो फूड है इसके ऊपर ऑलरेडी पहले एक्शन कर लिया जाएगा, यानी कि डाइजेशन का एक्शन जो भी रहेगा, एंजाइम्स का एक्शन वो होगा, यानी कि प्री डाइजेस्टेड फूड होगा। प्री डाइजेस्टेड फूड को सेल क्या करेगा, सेल जो होगा वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। और ये वाली जो चीज होती है जिसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में। और अब एक चीज और याद रखना है कि पैरासिटिक प्रोटोजोन्स के अलावा जितने भी प्रोटोजोन्स होंगे वो इधर ही आ जाएंगे। पैरासिटिक प्रोटोजोन्स के एग्जांपल भी हमें याद रखना होंगे। ट्रिप्नोसोमा आ जाएगा इसमें, तो ट्रिप्नोसोमा को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर कुछ मलेरियल पैरासाइट्स और मोनोसिस्टिस, इन सभी को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर हमें याद रखनी होगी। और अब इसके अलावा प्रोटोजोआ का तो ये पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं वो रहते हैं सीलेंट्रेट्स। तो अब हम बात करेंगे सीलेंट्रेट्स के बारे में। पहला था प्रोटोजोआ, उसके बाद आते हैं सीलेंट्रेट्स। आपको ऑलरेडी सीरीज पता होगी किस तरह से इनवर्टिब्रेट्स हम पढ़ते हैं। तो सीलेंट्रेट्स में जो चीज आपको याद रखनी है वो ये होगी कि इनमें एक सिंगल अपर्चर होता है। सिंगल अपर्चर यानी एक ओपनिंग को ही अपर्चर कह रहे हैं हम। एक सिंगल अपर्चर होगा और उसी सिंगल अपर्चर से जो एंटरॉन एक प्लेस रहती है सीलेंट्रेट्स में, तो सिंगल अपर्चर ऑफ एंटरॉन, ये आपको याद रखना है। तो इसी सिंगल अपर्चर से ही इंजेशन भी होता है, यानी कि खाना खाने की जो प्रोसेस होती है वो भी यहीं से जो ऑर्गेनिज्म है वो करता है, और इसी सेम अपर्चर से इजेशन की प्रोसेस भी करता है, यानी कि जो भी एक्सक्रीशन होगा फूड का, जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स नहीं होंगे, वेस्ट फूड जो होगा, या वेस्ट मटेरियल कहना चाहिए हमें, वेस्ट मटेरियल जो होगा जब उसको सेल से एक्सक्रीट आउट करना होगा, उसको इजेस्ट करना होगा, तो वो भी सिंगल अपर्चर से या सेम अपर्चर से ही होता है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि इनके अंदर जो सीलेंट
साइलेंट ट्रेट्स में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों हो सकता है। अब इंट्रा सेल्यूलर की स्पेलिंग हमें पहले से पता है तो मैं यहाँ पूरी नहीं लिख रही हूँ। इंट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन दोनों ही डाइजेशन इनमें देखने को मिलते हैं। इनमें कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस के जो कि एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। तो क्योंकि एंजाइम्स तो होंगे जरूर, क्योंकि इंजेक्शन जब हो रहा है यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन जब होगा तो कौन करेगा, एंजाइम्स करेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एंजाइम्स कौन रिलीज करता है, तो यहाँ इनके सीलेंट ट्रेट्स के अंदर क्या चीज होती है, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स। और इन ग्लैंडुलर सेल से उन एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। और ये एक मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेशन को भी कहना चाहिए अफेक्ट करेंगे, क्योंकि एंजाइम्स के बगैर डाइजेशन वहां पर हो ही नहीं सकता। तो एंटेरॉन के अंदर जो भी डाइजेशन होता है वो इन एंजाइम्स की मदद से होता है। और जो स्मॉल पार्टिकल्स फूड के ऑर्गेनिज्म खाता है तो वो सूडोपोडिया की मदद से उनको खाता है। और जो एंडोडर्मिस सेल्स होते हैं यहाँ पर ग्लैंडुलर सेल्स जो थे, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो तो अंदर वाले सेल्स हो जाएंगे। उसी तरह से बाहर के जो कुछ एंडोडर्मिस सेल्स भी होंगे तो उन एंडोडर्मिस सेल्स का ये काम रहता है कि वो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सो फॉर एग्जाम्पल ये सूडोपोडिया बना लिया गया है, सूडोपोडिया, फॉल्स फीड जिसको हम कहते हैं। तो सूडोपोडिया जो रहेगा वो एंडोडर्मिस सेल से ही बनता है। और फिर क्या करता है कि फूड के पार्टिकल जो है, स्मॉलर पार्टिकल जो है, उनको अपने अंदर पकड़ने की कोशिश करेगा और उसको इंजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। यानी कि इसकी मदद से सेल के अंदर जो ये एंटेरॉन का अपर्चर है उसके अंदर खाना ले जाया जाएगा और फिर वो खाना उस सेल के अंदर चले जाएगा। वहां पर उसका फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा, जैसे कि एक प्रोटोजोन में अभी हमने देखा था, उसी तरह से सेम प्रोटोजोआ की तरह ही सीलेंट ट्रेट्स में भी डाइजेशन होता है। तो मेनली यहाँ पर नया चीज क्या आ रही है कि जैसे ऊपर फूड को एब्जॉर्ब करा जा रहा था प्रोटोजोआ में, उस तरह से वो फूड वैक्यूल तक पहुंच रहा था फूड। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ सूडोपोडिया जो होते हैं वो फूड को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, फूड को कलेक्ट करते हैं। फूड कलेक्ट करने के बाद वो उसको इस सिंगल अपर्चर ऑफ एंटेरॉन जो है उसके मदद से उसके अंदर तक लाएंगे और फिर वो फूड वैक्यूल तक जाएगा। और फूड वैक्यूल के अंदर अकीन लाइक जो प्रोटोजन है उसी तरह से डाइजेशन हो जाता है। अब प्लेटीहेल्मिन्थ्स में अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें पढ़ना होता है वो प्लानेरिया होता है, जिसको ड्यूजेशिया भी कहते हैं। तो जो प्लानेरियंस होते हैं या प्लानेरिया जो होता है वो फ्री लिविंग प्लानेरियंस की हम लोग बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर। तो प्लानेरिया की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, ये प्लानेरिया क्या करता है, अपने फूड को इंजेस्ट कैसे करता है, अंदर कैसे लाता है, बाय मीन्स ऑफ सक्टोरियल फेरिंग्स, जो कि इवर्ट भी किया जा सकता है। तो प्लानेरिया में क्या चीज होती है, सक्टोरियल फेरिंग्स होते हैं। जैसे कि फेरिंग्स हमें कौन सी प्लेस होती है, जहां पर विंड पाइप और फूड पाइप जहां आता है उसी प्लेस को कहीं ना कहीं हम कहते हैं, जहां दोनों की ओपनिंग्स आती है फूड पाइप और विंड पाइप की, उसी एरिया को कहीं ना कहीं हमें फेरिंग्स कहा जाता है। तो प्लानेरिया में जो सक्टोरियल फेरिंग्स होता है वो यही काम करता है। क्या काम करता है, वो इंजेशन में हेल्प करता है, फूड को अंदर लाने में हेल्प करता है। और ये जो सक्टोरियल फेरिंग्स है इसकी एक खास बात क्या है कि ये इवर्ट हो सकता है, इवर्टेड, इट कैन बी इवर्टेड आप लिख सकते हो। दूसरी बात, डाइजेशन जो होता है वो यहाँ पर गट के अंदर होता है और यहाँ पर बहुत सारे ब्रांच्ड और एंडोडर्मल लाइनिंग वाले सेल्स भी पाए जाते हैं जहां पर डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन कहाँ होगा, इंजेशन तो ये हो गया। अब उसके बाद डाइजेशन वाली प्रोसेस के लिए हमें क्या रखना है, डाइजेशन होता है इनका गट के अंदर, ठीक है। उसके बाद वहां पर एंडोडर्मल सेल्स की लाइनिंग होती है गट में, ये भी याद रखना है। तो गट लाइंड बाय एंडोडर्मल सेल्स, एंडोडर्मल सेल्स से लाइंड रहता है, ये चीज भी हमें यहाँ याद रखनी है। उसके अलावा यहीं पर ये जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं, इसको थोड़ा प्रॉपर लिखा नहीं हमने, वो एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। एंजाइम्स नहीं होंगे तो वहां डाइजेशन नहीं हो सकता। अब ये जो ब्रांच्ड गट है, यानी कि यहाँ पर ब्रांच्ड भी है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है वैसे, लेकिन आपको याद रखना है लाइन बाय एंडोडर्मल सेल्स एंड ब्रांच्ड भी याद रख सकते हैं। तो ये जो ब्रांच्ड गट रहता है जहां पर ब्रांचेस होती है गट के अंदर, वो उसकी वजह से होता क्या है, जो डाइजेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेडीली हर पार्ट जो होगा बॉडी के वहां तक पहुंच जाएंगे। डाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आसानी से किसी भी पार्ट तक जा सकता है बॉडी के, जिसकी वजह से जो कहना चाहिए जो हैंडीकेप सिस्टम है इस ऑर्गेनिज्म का, तो क्योंकि उसके बाद एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो फिर उसके अंदर वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, तो वो इसीलिए हो पाती है क्योंकि इसका जो गट होता है वो ब्रांच्ड होता है। तो फेशियोला की अगर मैं बात करूं उसके अंदर भी सिमिलर गट ही होता है, क्योंकि उसका फेरिंग्स भी जो रहता है वो लेकिन बस एक क्वेश्चन आता है कि मैं आपको बताऊंगी उसकी डिटेल्स, पहले तो मैं यहाँ पहले डायग्राम बनाती हूँ फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो गट की बात कर रहे हैं, गट इसका कुछ इस तरह से होता है, प्लानेरिया के अंदर से ब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ जो भी डाइजेशन होगा इस प्लेस पर तो वो आसानी से हर जगह पर चले जाएगा, क्योंकि प्लानेरिया के पास क्या नहीं होता, इसके पास एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता।
इट इज हैंडीकैप ऑफ द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसा करके आप पॉइंट बना सकते हैं। इसके पास ये अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो इसका जो गट होता है वो कैसा होता है, वो ब्रांच्ड होता है। तो आपको मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, गट कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा। एक तो पॉइंट ही हो गया। तो फिर दूसरी चीज मैंने यहाँ पे की क्या बताई आपको कि जो फेशियोला होता है, फेशियोला में भी सेम कहीं ना कहीं इसी तरह का सिस्टम होता है, सिमिलर गट ही इसके अंदर पाया जाता है। बस इसमें एक डिफरेंस क्या आता है, इसका जो फेरिंग्स होता है, इसका फेरिंग्स इज नॉट इवर्सिबल, उल्टा नहीं किया जा सकता, इसका फेरिंग्स इवर्सिबल नहीं होता। बस फेशियोला में आपको इतनी बात याद रखनी है। बाकी जो भी इसका गट है वो सिमिलर होगा, सिमिलर गट लाइक प्लानेरिया, पूरा सेम प्लानेरिया जैसा गट होगा, ब्रांच्ड भी होगा, उसके अंदर एंडोडर्मल सेल्स भी होंगे, सारी चीजें होंगी उसमें, एंडोडर्मल सेल्स एंजाइम्स भी रिलीज करेंगे। बस क्या डिफरेंस है कि इसका फेरिंग्स जो होता है वो इवर्सिबल नहीं होता, उसका फेरिंग्स कैसा था, वो इवर्ट हो सकता था, इट कैन बी इवर्टेड, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये क्या करता है, इट सक्स दी ब्लड विद द हेल्प ऑफ फेरिंग्स, ये अपने फेरिंग्स की मदद से ब्लड को सक करता है, ब्लड सक करने में हेल्प करता है, क्योंकि फेशियोला क्या करता है, ऑर्गेनिज्म का ब्लड सक करता है। और उसी तरह से एक टीनिया भी होता है जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ होता है, तो टीनिया की भी एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, टीनिया का स्टार बना देंगे। तो टीनिया भी एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को होस्ट के अंदर से और उसके बॉडी सरफेस के थ्रू करता है। फॉर एग्जांपल ये टीनिया का बॉडी सरफेस है, बॉडी सरफेस, तो इसकी जो बॉडी सरफेस है इसके अंदर ऊपर से ये एब्जॉर्प्शन करेगा। एब्जॉर्प्शन कहाँ से करेगा, इसके होस्ट से डाइजेस्टेड फूड को करेगा। जो होस्ट का डाइजेस्टेड फूड है पूरी तरह से उसको वो अपने अंदर ले लेता है अपने बॉडी सरफेस की मदद से। तो ये पूरा प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एनालिटा। अभी तक हमने कौन कौन से देख लिए, प्रोटोजोआ, सीलेंट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, अब आ जाती है बात एनालिटा की। तो एनालिटा में बेस्ट एग्जांपल किसका होता है, अर्थवॉर्म का होता है। अर्थवॉर्म जो कि हम जिसको फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। तो फार्मर का फ्रेंड क्यों कहते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर ये छोटे छोटे छेद बना देता है, सॉइल को पोरस बना देता है, जिससे एयर आसानी से सॉइल में पहुंच पाती है, पानी आसानी से नीचे तक जा पाता है। तो सॉइल को पोरस बना देता है, इसलिए अर्थवॉर्म फार्मर्स का फ्रेंड कहलाता है। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया, वैसे आपको पहले से पता होगा। अब एनालिटा में अर्थवॉर्म की बात करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये खाना क्या खाते हैं। तो जो भी वेजिटेबल मैटर होता है जो कि उसको सॉइल के साथ जब मिक्स करते हैं तो ह्यूमस बन जाता है। तो अर्थवॉर्म क्या खाता है, कोई भी वेजिटेबल मैटर खाएगा और साथ में सॉइल भी खाता है, सॉइल जरूर से खाता है। ये आपने अगर बीएससी के फर्स्ट ईयर में ध्यान से पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा पूरा उसका डाइजेशन कैसे होता है। और अर्थवॉर्म फेरेटिमा पोस्टोमा बहुत ज्यादा डिटेल में रहता है बीएससी स्टूडेंट्स को। तो अर्थवॉर्म्स का खाना ये हो गया, हमें पता पड़ गया ह्यूमस खाता है एक तरह से ये। और इसमें क्या होता है, ये उसके अंदर क्या होता है, जो माउथ होता है या उसका जो आगे का पोर्शन होता है अर्थवॉर्म का, उसके अंदर होता है सक्टोरियल फेरिंग्स, यानी किसी चीज को सक करने वाली क्षमता वाला फेरिंग्स होता है। तो वो क्या करता है, वहां से उसकी मदद से, सक्टोरियल फेरिंग्स की मदद से ये जो ह्यूमस है, ये फूड है, उसको इंजेस्ट करता है, अपने अंदर खा लेता है। फिर धीरे धीरे, अब हम पूरी सीरीज बनाते हुए चलते हैं, यहाँ पर होता क्या है, ये फूड है अर्थवॉर्म का फूड उसके सक्टोरियल फेरिंग्स तक गया, सक्टोरियल फेरिंग्स उसने इसको लिया और इसमें ये क्या करा, इंजेस्ट करा फूड को। उसके बाद फूड कहा जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है, जो कि क्रॉप वाला पोर्शन होता है, वहां तक जाता है। और जब ये क्रॉप तक जाता है तो जिस चीज की मदद से जाता है वो रहती है ईसोफेगस। जैसे ईसोफेगस ह्यूमंस में भी होती है, बकल कैविटी से जब फूड पास होकर स्टमक तक आता है तो बीच में ईसोफेगस होती है। उसी तरह से सेक्टोरियल फेरिंग्स, फिर उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद क्रॉप आ जाता है। क्रॉप तक ये पूरा जो फूड उसने खाया, क्या खाया, वेजिटेबल मैटर प्लस सॉइल, तो ये वहां तक ईसोफेगस की मदद से क्रॉप तक आ जाता है। फिर वो उसके गिजार्ड वाला पोर्शन में जाता है, तो क्रॉप के बाद वो कहा जाता है गिजार्ड में जाता है। गिजार्ड में ग्राइंडिंग होती है, जितने भी छोटे पार्टिकल्स है उनको, बड़े पार्टिकल्स है उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, तो ग्राउंड अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ये जो फूड था इसको क्या करा जाता है, ग्राउंड अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है गिजार्ड के अंदर। ये होगी गिजार्ड तक की बात। उसके बाद आगे क्या होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं, जो कि एंडोडर्म के सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन में, वहां से होते हैं। तो इसके बाद इंटेस्टाइन वाला जो पोर्शन होगा, इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में जो सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ एंडोडर्म, सेल्स ऑफ एंडोडर्म, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। यहाँ से क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद
फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन करवाना होगा। तो एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए जो इंटेस्टाइन की वॉल है वहीं एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि उन इंटेस्टाइन की वॉल में ब्लड वेसल्स होती हैं। तो यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर ही बात कर रहे हैं हम लोग। एक बार फूड को डाइजेस्ट कर दिया पहले, तो यहाँ पे फूड डाइजेस्टेड के बाद फूड इज एब्जॉर्ब। फूड क्या होता है? एब्जॉर्ब किया जाता है बाय वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को मैं सिर्फ आई लिख रही हूँ। उसको एब्जॉर्ब कर लेगा वो, एब्जॉर्प्टिव सरफेस वगैरह सब रहते हैं वहां पर। इंटेस्टाइन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि उस फूड को जो कि एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर ले लेती है। फिर यहाँ पर इसके अंदर टिफ्लोसोल नाम की एक चीज होती है, और टिफ्लोसोल का काम क्या होता है? जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस होता है उसको बढ़ा देती है। तो इसकी इंटेस्टाइन में जैसे हमें क्या होते हैं? विलाय होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसी तरह से इंटेस्टाइन की वॉल में क्या चीज होती है? टिफ्लोसोल होता है। टिफ्लोसोल क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि जो एब्जॉर्प्शन होना है वो और ज्यादा आसानी से होगा और ज्यादा वहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो टिफ्लोसोल इंक्रीजेस दी एब्जॉर्प्टिव सरफेस। इसके अलावा प्रोबेबली एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी वहां रिलीज होता है, जो कि फेरेंजियल वॉल में ही रिलीज होने लगता है वैसे तो, और उसके अंदर बहुत सारा म्यूकस होता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा फूड का पैसेज यहाँ से यहाँ तक हो रहा है तो वो पैसेज आसानी से हो जाए, क्योंकि सॉइल जा रहा है, सॉइल ऑलरेडी रफनेस क्रिएट करेगा। तो इतना सा एनिमल है तो उसके अंदर हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए क्या होता है कि उसकी जो वॉल होती है फेरेंजियल वॉल, उसके अंदर म्यूकस से वो उसको ल्यूब्रिकेट कर देता है, ताकि उसके माउथ से जब फूड नीचे तक जाएगा तो वो लुब्रिकेटेड फॉर्म में जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? म्यूकस का नाम बीच में और एक्स्ट्रा याद रखना है। तो ये वाली बातें यहाँ पर होती है। पूरा एनालिडा का पोर्शन हो गया। अब नेक्स्ट होते हैं आर्थ्रोपोडा। अब बात आती है आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ी क्लास पाई जाती है जिसको हम क्लास इंसेक्टा कहते हैं। इसका पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो डाइजेशन होता है इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, यानी सेल के बाहर इसका डाइजेशन होता है, जैसे कि एक वर्टिब्रेट में होता है। वर्टिब्रेट्स में हमने शुरू में बात डिस्कस कर ली थी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा। हमें जो डाइजेशन हो रहा है सेल्स के अंदर नहीं हो रहा है, सेल्स के बाहर हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। उसी तरह से आर्थ्रोपोडा में भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, लाइक वर्टिब्रेट्स, जैसा कि वर्टिब्रेट्स में होता है ये इनवर्टिब्रेट, लेकिन डाइजेशन किसके जैसा हो रहा है? वर्टिब्रेट जैसा हो रहा है इसके अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। एक सेकंड, हम इसको थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लेंगे, स्ट्रेट कर देंगे। फिर उसके बाद जो शॉर्ट पार्ट होता है गट का, जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, क्रेफिश फिश नहीं होती, क्रेफिश। मैं पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो सेगमेंट्स में बता चुकी हूँ क्रेफिश के बारे में। तो जो क्रेफिश होती है इसके अंदर एक स्मॉल पार्ट जो होता है इसके गट का, ये इंसेक्ट होता है। क्रेफिश एक इंसेक्ट होता है। स्मॉल पार्ट ऑफ गट जो रहता है तो वो पाया जाता है, जिसमें मिजेंट्रॉन जिसको कहते हैं वो एंडोडर्मल सेल से लाइंड रहता है, और ये कैपेबल होता है हर तरह के डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो स्मॉल पार्ट ऑफ गट जो रहता है उसको क्या कहोगे आप? मीजेंट्रॉन कहोगे, मीजेंट्रॉन। और मीजेंट्रॉन इज लाइंड बाय एंडोडर्मल सेल्स। किससे लाइंड रहती है? एंडोडर्मल सेल्स से लाइंड होती है मिजेंट्रॉन, ठीक है। और ये क्या करती है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और उसके बाद आगे की बात करें तो इसके अंदर जो इंटरनल एरिया होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम स्मॉल पार्ट ऑफ गट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो स्मॉल इंटरनल एरिया होगा वो और ज्यादा कंपनसेटेड किसकी मदद से होता है? बाय दी हिपेटिक सीका। हिपेटिक सीका इसमें पाए जाते हैं, जिसके अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी छोटा पार्ट है गट का, तो यहाँ पर सिर्फ डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करने का काम होगा, तो फिर तो बाकी चीजें कहाँ होंगी? तो इसीलिए इसके अंदर एक स्मॉल इंटरनल एरिया होता है। इसी स्मॉल पार्ट ऑफ गट के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है जो कि क्या करता है? हिपेटिक सीका से कंपनसेटेड रहता है। यानी कि इसके अंदर एक चीज और क्या होती है? हिपेटिक सीका होती है, हिपेटिक सीका। तो हिपेटिक सीका, ये सी है यहाँ पर। हिपेटिक सीका क्या करता है? हिपेटिक सीका डाइजेशन भी करवा देता है और एब्जॉर्प्शन भी करवा देता है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो प्रोवेंट्रिक्यूलस होता है, अगर आपने सुना होगा इसके बारे में पहले भी, तो वहां पर फूड और फर्दर ब्रोकन डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, उसके ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं, फिर उसके इंटेस्टाइन के अंदर उस पर सिक्रीशन होता है, ऑब्वियसली हिपेटिक सीका भी वहीं रहता है। फिर उसके बाद फूड जो रहता है प्रोवेंट्रिक्यूलस में जाता है। अभी यहाँ पर प्रोवेंट्रिक्यूलस का रोल प्ले आने वाला है एक तरह से। तो इसके बाद कहाँ जा रहा है? फूड प्रोवेंट्रिक्यूलस में जा रहा है। तो प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर एंजाइम्स वर्क करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। फिर उसके बाद जो गैस्ट्रिक
पार्ट रहता है फूड, वहां पर फिल्टर किया जाता है, छोटे पार्टिकल्स को आगे पहुंचाया जाता है, बड़े पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद मिड गट पे आते आते फाइनल डाइजेशन होने लगता है, एब्जॉर्प्शन होने लगता है फूड का। लास्ट में स्टोमेडियम आता है, फिर उसके बाद प्रोक्टोडियम आ जाता है जहां पर क्यूटिकल्स की लाइनिंग होती है। तो ये वाले जो एरिया होते हैं जैसे कि स्टोमेडियम और प्रोक्टोडियम, इन प्लेसेस पे इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता फूड का, क्योंकि ऊपर ही वो चीजें हो चुकी होती है। तो आपको एक यहाँ पर सीक्वेंस समझना है कहीं ना कहीं, जो कि याद रखना है। सबसे पहले हमने बात की आर्थ्रोपोडा में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है वर्टिब्रेट्स की तरह। क्रेफिश का एग्जांपल दिया, स्मॉल पार्ट ऑफ गट रहता है, मेसेंट्रॉन उसकी एंडोडर्मल सेल से लाइंड होती है। अंदर एक हीपेटिक सीका भी होती है जिसमें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन दोनों हो जाता है। मेसेंट्रॉन की जो लाइनिंग है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जो फूड रहता है वो कहा जाता है प्रोवेंट्रिकुलस में जाता है। तो प्रोवेंट्रिकुलस में फूड को क्या करते हैं और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। जो बड़ा पार्टिकल है उसको क्या करेंगे, हम छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ता है फूड, यानी कि इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। एक तरह से इंटेस्टाइन ही रहेगी, तो वहां पर और जो डाइजेशन होना चाहिए हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होना है हो जाएगा। उसके बाद फूड को फिल्टर किया जाता है, उसमें से छोटे पार्टिकल्स ऊपर नीचे पास हो जाते हैं और बड़े पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाते हैं। ये सारी चीजें फिल्टर चैम्बर में होती है। तो ये एक, इसके बाद क्या हो रहा है, एक फिल्टर चैम्बर का काम आ रहा है। फिल्टर चैम्बर क्या करेगा, छोटे पार्टिकल्स को तो आगे जाने देगा और बड़े पार्टिकल्स को यहीं रख लेगा। वो प्रोवेंट्रिकुलस तोड़ ही रहा है उनको वैसे भी। उसके बाद ये चैम्बर्स के बाद आगे बढ़ेगा खाना और कहा जाएगा मिड गट में जाएगा, बीच के गट में। वहां पर फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से हो जाएगा। यहाँ पर मेन हो जाता है मिड गट में लास्ट। उसके बाद फूड जो होता है वो आगे जो जाता है उसको कहते हैं स्टोमेडियम। अब स्टोमेडियम में क्या चीज होती है कि स्टोमोडियम भी कह सकते हो आप इसको यहाँ पर, और दूसरा होता है प्रोक्टोडियम। ये दोनों के नाम लिख देती हूँ, स्टोमेडियम एंड प्रोक्टोडियम। इन दोनों प्लेसेस की अगर मैं बात करूं तो ये किससे लाइंड होती है, क्यूटिकल से लाइंड होती है। तो एक तरह से क्यूटिकल की लाइनिंग है, तो इनका इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं होता एब्जॉर्प्शन में फूड के। अब इसके बाद इंसेक्ट्स जो होते हैं, अगर हम पूरे इंसेक्ट्स की बात करें, इनमें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन दोनों मेनली इनके मिड गट में हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ बात की, मिड गट में सारी चीज हो जाएगी। और जो डाइजेस्टिव सीका वाला पोर्शन था, ये हिपेटिक सीका डाइजेस्टिव सीका ही होता है। यहाँ पर सारे नेसेसरी एंजाइम्स भी सीक्रेट हो चुके होते हैं, इसीलिए यहाँ मिड गट तक आते आते पूरा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ लेबियल ग्लैंड्स होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए। लेबियल ग्लैंड्स की बात करना यहाँ जरूरी है। लेबियल ग्लैंड्स क्या होते हैं कि जैसे कि हमारे अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसी तरह से इनमें लेबियल ग्लैंड्स होते हैं। तो वो एक तरह से इनका जो सलाइवा होता है वो यहाँ से सिक्रीट होता है। इसमें स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं इसमें। और स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, अमाइलेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, अमाइलेज होता है इसके अंदर। और कुछ केसेस के अंदर ये चीजें नहीं होती कि सलाइवा, जैसे ये जो लेबियल ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, कुछ इंसेक्ट्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ कुछ कुछ में ही होता है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट तो हमने ऐड कर लिया यहाँ पर। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें, जो कॉकरोचेस होते हैं और हाउस फ्लाई जो होती है, इनके अंदर जो होगा फूड को पहले ही सॉफ्टन करने के लिए ये सारी चीजें होती है, तो इनमें ये चीज फिर भी देखने को मिल जाती है। तो आप लिख लेंगे, लेबियल ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा विच कंटेन अ स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम अमाइलेज विच इन सम केसेस इज एक्सक्लूडेड ऑन टू द फूड टू सॉफ्टन इट बिफोर एक्सक्लूडेड, यानी फूड के ऊपर डाला जाता है। या एक्सक्लूडेड मत लिखिए आप, एक्सक्लूडेड लिख लो तो ज्यादा पॉइंट सही रहेगा। सो इन सम केसेस दिस सलाइवा इज एक्सक्लूडेड ऑन द फूड टू सॉफ्टन इट बिफोर इंजेशन, फॉर इंस्टेंस कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई। कॉकरोच और हाउस फ्लाई में ये चीजों को देखना होता है। तो ये बातें थी पूरी आर्थ्रोपोडा के बारे में। एनालिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। अब हम लोग देखेंगे मोलस्का को। अब मोलस्का की बात करते हैं, तो लार्ज एक्सटेंट में जो डाइजेशन यहाँ पर मोलस्का में होता है वो इंट्रासेल्यूलर ही होता है, यानी कि सेल्स के अंदर ही इनका डाइजेशन देखने को मिलता है। गैस्ट्रोपोड्स में और बाइवल्व्स में अगर मैं बात करूँ तो इनका फूड स्टमक में ही एंटर करता है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में। तो गैस्ट्रोपोड्स इसमें आते हैं और इसमें आते हैं बाइवल्व्स। तो इनके अंदर क्या होता है, फूड जो होता है, फूड वो कहाँ पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में जब वो पहुंचता है तो कैसे फॉर्म में पहुंचता है, छोटे छोटे टुकड़ों में फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में पहुंचता है। सो ये इसलिए होता है कि जो इनके माउथ होते हैं गैस्ट्रोपोड्स और बाइवल्व्स के,
तो इनके जो माउथ होते हैं उसके अंदर जो चीजें होती है वो होती है कि रेड्यूला नाम की चीज होती है। तो गैस्ट्रोपोड्स में तो क्या होता है, रेड्यूला होता है इनके अंदर। रेड्यूला में क्या होता है, फूड को अच्छे से रास्प किया जाता है, अच्छे से उसको ग्राइंड कर देंगे, छोटा कर देंगे, जैसे हम लोग टीथ के थ्रू बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटा छोटा कर देते हैं, उसी तरह से गैस्ट्रोपोड्स भी मोलस्का के अंदर की ही ये पार्ट्स हैं, गैस्ट्रोपोड्स और बाइवॉल्व्स। क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा। तो गैस्ट्रोपोड्स में क्या होता है कि इनका जो माउथ होता है उसमें रेड्यूला होता है। रेड्यूला क्या करता है, फूड को अच्छे से रास्प कर देता है, छोटे टुकड़ों में फाइनली डिवाइड कर देता है, फिर उसके बाद खाना स्टमक तक पहुंचता है। तो इससे स्टमक के पास जो चीज आएगी वो कैसे फॉर्म में आएगी, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में आएगी। उसके बाद फूड को वहां पर कलेक्ट किया जाता है सीलियरी एक्शन के थ्रू। इस तरह से सारी प्रोसेस होती है। और जैसे ही थोड़ा बहुत डाइजेशन, स्टमक में फूड पहुंचा तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डाइजेशन तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो डाइजेशन स्टार्ट होगा, लेकिन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होते होते थोड़ा टाइम लगता है। फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेल्स तक जाते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तक जाते हैं, फिर उनका डाइजेशन होता है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो वो किसके बने होते हैं, वो यहाँ पर ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। उनके अंदर एंजाइम सिक्रीटिंग सेल्स की लाइनिंग भी होती है, फेगोसिटिक सेल्स भी होते हैं जो कि स्टमक में ओपन करते हैं। तो एक तरह से स्टमक में जो जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है, स्टमक के पास होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्योंकि डाइजेशन होना है यहाँ पर। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपना एक्शन इसके ऊपर करते हैं, स्टमक के ऊपर, दूसरी स्टमक के अंदर के फूड के ऊपर। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, TUBULES, इससे बने होते हैं। इसमें एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स भी आ जाते हैं इसी ट्यूब्यूल्स में, एंजाइम्स भी सिक्रेट कर देंगे ये। उसके अलावा स्टमक में सारी चीजें पहुंच जाती है। फिर जो सीलियरी एक्शन होता है उसकी मदद से जो फूड होता है उसको इन ट्यूब्यूल्स तक लाया जाता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर फूड था रेड्यूला में, इसको ग्राइंड करा, छोटा करा, रास्प करा, तो फूड यहाँ पर रास्प हो गया। उसके बाद सीलियरी एक्शन की मदद से ये स्टमक तक जाता है। जैसे ईसोफेगस का रोल प्ले नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ फूड जो था, इस तरफ जो फूड था वो फूड स्टमक तक जब जाएगा तो किस तरह से जाएगा, सीलियरी एक्शन के थ्रू जाएगा। ये सीलियरी एक्शन हमें यहाँ पर याद रखना। तो ये सारी बातें तो हमने गैस्ट्रोपोड्स के बारे में कर ली। उसी तरह से कहीं ना कहीं जो बाइवॉल्व्स होते हैं इनके अंदर भी कुछ ना कुछ इसी तरह से चीजें होती है। जैसे बाइवॉल्व्स में जो गट होता है उनका, बाइवॉल्व्स के अंदर अब यहाँ लिख लेते हैं बाइवॉल्व्स के बारे में, मैं इसको बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इनका जो गट होता है उसके अंदर बहुत सारे अमीबोसाइट होते हैं। तो गट के अंदर क्या चीज होती है, बहुत सारे अमीबोसाइट्स होते हैं। अमीबोसाइट्स, उसके अंदर फूड पार्टिकल्स को अंदर लिया जाता है, फिर वो गट वॉल के अंदर भी वॉन्डर करता है फूड। उसके बाद वो हीमोसील में जाता है, हीमोसील के अंदर जाएगा मोलस्क की, जो कि जनरली हाईली अडेप्टेड रहती है टू फीड ऑन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फूड एंड अकॉर्डिंग देयर गट इज स्पेशलाइज्ड बाय द पोजीशन ऑफ सीलियरी सॉर्टिंग मैकेनिज्म एंड द लिबरेशन ऑफ अमाइलेजेस फ्रॉम द सो कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्टाइल। तो एक तरह से आपको ये याद रखना है कि जो इसका हीमोसील वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से अडेप्टेड है कि कैसी भी तरह का खाना ये मोलस्क का खाएगा वो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, इतना ज्यादा एडेप्टेड होता है वो, हीमोसील की वजह से होता है यहाँ पर। तो फूड कैसी भी तरह का आ जाए उसको वो एडेप्टेड रहता है कि उसके ऊपर फीड करेगा, उसको डाइजेस्ट भी करवाएगा। और इसके अंदर सीलियरी सॉर्टिंग मैकेनिज्म होते हैं। क्या होता है इसमें, सीलियरी सॉर्टिंग मैकेनिज्म होता है, यानी कि सीला सॉर्ट करता है कि कौन सी चीजों को जाने देना है, कौन सी चीजों को नहीं डाइजेस्ट करने जाने देना है, उन चीजों को सीला सॉर्ट आउट करेगा। उसके अलावा इसमें बहुत सारा अमाइलेज भी लिबरेट किया जाता है इनके क्रिस्टलाइन स्टाइल से। तो इनके अंदर एक चीज होती है जो कि क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइन स्टाइल कहलाती है। तो और क्रिस्टलाइन स्टाइल क्या करती है, ये अमाइलेज को लिबरेट करती है, अमाइलेज को लिबरेट करती है, याद रखना है यहाँ पर। सॉरी शायद विजिबल नहीं था आपको। तो ये एक तरह की रॉड है क्रिस्टलाइन स्टाइल, जो कि स्टमक के अंदर ही होती है, वो ये सारे काम करती है। सीलियरी एक्शन के थ्रू ये रोटेट भी होती रहती है, यानी मूवेबल है, और इसके अंदर से एंजाइम्स लिबरेट होते हैं। और जैसे ही ये वाली क्रिस्टलाइन स्टाइल जो है वॉर्न हो जाती है, खराब हो जाती है, तो फिर उस ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। सिफेलोपोड्स भी इसमें होते हैं। तो सिफेलोपोड्स की अगर मैं बात करूं तो वो कार्निवोरस होते हैं और उनका जो डाइजेशन होता है वो चीफली एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। ये सारी बातें मोलस्का की इंट्रासेल्यूलर की थी, गैस्ट्रोपोड्स और बाइवॉल्व्स, इनमें इंट्रासेल्यूलर फूड का डाइजेशन होता है। लेकिन जो सिफेलोपोड्स होते हैं, सिफेलोपोड्स में जो डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, और ये कार्निवोरस भी होते हैं, यानी कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स।
अब इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं, जिसमें स्टारफिशेस और ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इकाइनोडर्मेटा के अंदर इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन दोनों पाए जाते हैं। स्टारफिश में जो इसका स्टमक होता है वो इवर्टेड रहता है, और थ्रू जो माउथ वाला पोर्शन होता है वहां तक इसका जो स्टमक होता है वो इवर्टेड रहता है, और प्रे के आसपास ये अपने आप को राउंड कर लेती है, उसका डाइजेशन करते हैं। आउटसाइड दी एनिमल बॉडी ही उसका डाइजेशन कर लेते हैं, खुद का एंजाइम्स बाहर रिलीज कर देती हैं ये स्टारफिश प्रे के ऊपर, और फिर जब वो बाहर डाइजेस्ट हो जाता है ऑर्गेनिज्म तो उसके अंदर अपने अंदर उसको ले देती है। तो बाहर डाइजेशन जब होता है सेल के, तो उसको कौन सा डाइजेशन कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। हालांकि इनके अंदर इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों तरह के डाइजेशन होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है यहाँ पर, स्टारफिश का एग्जाम्पल हमें याद रखना है। स्टारफिश इसमें आती है, इनका जो स्टमक होता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो इवर्टेड रहता है। स्टमक कैसा होता है इसका? इवर्टेड रहता है, और थ्रू दी माउथ, और माउथ के थ्रू बाहर आता हुआ स्टमक दिखाई देता है इसका। प्रे के आसपास ये अपने आप को रैप कर लेती है और उसका डाइजेशन एनिमल की बॉडी के बाहर ही हो जाता है। इसके अंदर पाइलोरिक सीका भी होते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे फेगोसाइटिक सेल्स होंगे, क्योंकि पाइलोरिक सीका है तो सेल्स तो होंगे सही। इसके अंदर एक पाइलोरिक सीका होता है जिसमें क्या होते हैं? फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स यानी कि जहां पर फूड का फेगोसाइटोसिस हो सकता है उसको फेगोसाइटिक पोर्शन कहते हैं। तो फेगोसाइटिक सेल्स जो रहते हैं वो डाइजेशन करवा ही देंगे यहाँ पर। और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलर फूड पार्टिकल्स, वो गट वॉल तक जाते हैं, वहां पर भी उनका डाइजेशन होता है। इसके अलावा ये जो सी अर्चिन्स, ब्रिटल स्टार्स, होलोथूरियंस जो होते हैं, इनका जो डाइजेशन है वो इतना ज्यादा अभी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे साइंटिस्ट के पास कि हम उसका डाइजेशन किस तरह होता है समझ पाए। तो कहीं ना कहीं एक तरह का प्रिलिमिनरी डाइजेशन ही इनमें होता है, इनके गट में, और वो कंप्लीट हो जाता है बाय द फैगोसाइटिक एक्शन। तो यहाँ पर हम इकाइनोडर्मेटा तक आते आते कंप्लीट कर चुके हैं जो इनवर्टिब्रेट्स का डाइजेशन था, क्योंकि हम एक ओवरव्यू के फॉर्म में देख रहे थे तो इतना आपके लिए सफिशिएंट था। तो ये जो पूरा पोर्शन था डाइजेशन का मैंने स्टार्ट करा था वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पोर्शन जो हम स्टार्ट करेंगे वो एब्जॉर्प्शन पे रहने वाला है। तो वर्टिब्रेट्स के ऊपर ही बेसिकली हम लोग सबसे पहले देखेंगे एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अभी तक हम सारी चीजें डाइजेशन के रिलेटेड देख रहे थे। तो एनिमल फिजियोलॉजी रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन देखा, फिर हमने उसके बाद डाइजेशन देखा। आप इसकी प्लेलिस्ट ऑफ कोर्स चेक कर सकते हैं चैनल पर। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा हमारा एब्जॉर्प्शन रहेगा। लास्ट तो नहीं है, इसके आगे और भी आने हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इस चैप्टर में, डाइजेशन चैप्टर में, आपने मेस्टिकेशन और डाइजेशन के बारे में समझा, जिसमें किस तरह से प्रॉपरली मेस्टिकेशन होता है, फूड को च्यू करना और इस तरह की चीजें हमने यहाँ पर देखी। फिर उसके बाद मैं एक्स्ट्रा चीज थोड़ी बताना चाहती हूँ आपको। एसिड पेप्सिन डिजीज होती है, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बेल्चिंग आ जाती है, अपर एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बर्निंग सेंसेशंस आ जाते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है कि कहीं ना कहीं जो गैस्ट्रिक प्रोडक्शन है एसिड का, वो अगर स्टमक में बढ़ जाता है और पेप्सिन अगर स्टमक में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से इंसान को इस तरह की प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसको एसिड पेप्सिन डिजीज कहते हैं। तो एक वाइड स्पेक्ट्रम टर्मिनोलॉजी है ये, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स हम इंक्लूड करते हैं। और मेनली जो इसके अंदर एसिड डिजीज है, या जो एसिड वाली डिजीज अगर हम उसकी बात करें तो सारे रोल प्ले उसकी वजह से होते हैं। एसिड किसी की बॉडी में ज्यादा बन रहा है और उसको प्रोटेक्ट करने वाली कोई चीजें नहीं है, एसिड से प्रोटेक्ट करने वाली चीजें स्टमक को, तो वहां पर उसको और प्रॉब्लम्स होती है इंसान को। तो अगर इंसान बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है किसी चीज में, वरी कर रहा है, टेंशन ले रहा है, और अगर उसकी करी यानी कि खाना ठीक नहीं है, तो हरी, वरी और करी इस तरह से कहा जाता है। अगर लाइफ में ये तीनों चीजें ठीक नहीं होती, तो जो कि क्लासिकल फैक्टर्स है हमारे लाइफ के, तो उसकी वजह से एसिड पेप्सिन डिजीज इंसान को होती है। तो जो 3 चीजें आपको याद रखनी है वो क्या होती है? हरी, वरी और करी, इसको कहा जाता है। थोड़ा सा हम लोग लास्ट में एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं और बाकी तो कुछ नहीं है। हरी, वरी और करी। करी खाने को कहते हैं। अगर खाना सही नहीं खा रहे हैं हम लोग तो भी डिजीज होती है, एसिड पेप्सिन डिजीज। बहुत ज्यादा हम लोग मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे तो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद वरी, टेंशन लेने से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। और हरी, जल्दबाजी से, अगर फूड को प्रॉपरली मेस्टिकेट नहीं कर रहे, च्यू नहीं कर रहे, जल्दबाजी में खाना खा रहा है इंसान, तो उसको एसिड पेप्सिन डिजीज होती है। तो हरी, वरी, करी, इन 3 चीजों की वजह से बीमारियां होती है। इसके अलावा अगर हम मील्स के अंदर रेगुलरिटी ले आते हैं तो वो भी एक तरह से की है, जिसकी वजह से एडिक्वेट डाइजेशन वहाँ पर हो सकता है। तो फूड जो रहता है उसके लिए हमें पूरी ये सारी चीज़ें याद समझना ज़रूरी थी, जो कि हमने यहाँ पर डाइजेशन में देखी। इसके बाद नेक्स्ट जो भी पोर्शन हम जब भी स्टार्ट करेंगे, हम एब्जॉर्प्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। उसमें उसकी डेफिनेशन, कुछ डायग्राम्स, इस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूडेड रहेगी। और जब पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो उसके बाद फूड मेटाबॉलिज्म हम लोग स्टार्ट करेंगे। So thank you so much and don't forget to like, share and subscribe. Happy learning.